हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विंडो में। अगर आप भी रहते हैं कंफ्यूज्ड कि क्या है वक्रता केंद्र और क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है फोकस और क्या है द्वारक, तो ये वीडियो है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर और लाइक करें। बच्चों, आज की साइंस क्लास में हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, गोली दर्पण की शब्दावली। इस क्लास में हम गोली दर्पण से संबंधित सभी शब्दावलियों के बारे में जानेंगे और एनिमेशन के द्वारा अपने कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे तथा इसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स पर भी ध्यान देंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये है आपका क्लासरूम। अब देखिए, मैं आपको एक बॉल दिखा रहा हूँ जिसको देख के आपको शायद कुछ याद आएगा। आया कुछ याद इस बॉल को देख के? हमने अपनी पिछली क्लास में इस बॉल के दो बराबर भाग किए थे। याद आया आपको कुछ? उन दो भागों से हमने मिरर्स बनाए थे। कैसे? देखिए, यदि हमने इस बॉल को काटा था और जो भाग अंदर की ओर को धंसा हुआ था, उस भाग को जब हमने फॉइल पेपर से रैप किया था, फॉइल पेपर से जब हमने उसे कवर कर दिया था, तो वो अंदर की ओर को धंसा हुआ भाग बन गया था कॉन्केव मिरर। और वहीं दूसरी ओर जब हमने इसके उभरे हुए भाग को कवर किया था, तो ये बन गया था कॉन्वेक्स मिरर। यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, आज इस बॉल के साथ कुछ और करते हैं। हम इस बॉल को ठीक बीच में से, यहां पर से हॉरिजॉन्टली कट करते हैं। यहां से हम एक लाइन इंसर्ट करा रहे हैं। देखिए, ऐसे इस प्रकार से हमने एक लाइन इंसर्ट करा दी। और एक देखिए, ठीक ऊपर से इसके वर्टिकली हम एक लाइन को इंसर्ट करा रहे हैं। नीचे की ओर को, ऊपर से नीचे को एक लाइन को हम इंसर्ट करा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। अब हम देखते हैं इस बॉल को अगर हम अपनी कॉपी में ड्रॉ करें, तो हम इस बॉल की, जैसे हमारी ये जो इसका सर्कमफ्रेंस दिख रहा है, वृत्ताकार दिख रहा है हमें यहाँ इसकी जो परिधि है वो वृत्ताकार है। तो हम जब इसे कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो वो रचना कुछ इस प्रकार की होगी। देखिए, ये वृत्ताकार रचना दिख रही है। ये उसी गोले की, उसी बॉल की परिधि है, सर्कमफ्रेंस है उस बॉल का जो हमें दिख रहा था, उसकी परिधि है। और हमने क्या किया था, इसमें कुछ लाइन इंसर्ट करी थी, एक इस प्रकार से वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर को, एक हॉरिजॉन्टली यहां से बाएं से दाएं को। और ये देखिए, आप अंदर उस बॉल की अगर आप अंदर की बात करें तो हमें दिख रहा है ये लाइनें एक जगह पर इंटरसेक्ट, एक जगह पर काट रही हैं। ये इस गोले, उस बॉल का ये बिंदु है सेंटर, केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं हम इसको। तो हम इसे कह सकते हैं सी या फिर सेंटर। अब क्योंकि हमें पता है ये जो गोला है, हमने इस गोले की सहायता से बनाए हैं दो स्फेरिकल मिरर्स। चलिए बताइए कि ये जो परावर्तक सतह जिसकी उभरी हुई है, ये दर्पण कौन सा दर्पण होगा? सोचा आपने? बिल्कुल आपने सही सोचा, ये है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, इसकी सतह उभरी हुई है ना, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर को उभरी हुई है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए कहां को दिख रही है आपको? अंदर की ओर को है, दिख रही है, अंदर की ओर को धंसी हुई। तो ये कौन सा मिरर हो गया? ये हो गया कॉन्केव मिरर। क्यों? क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देखिए कहां को है? अंदर की ओर को है। तो यहां तक तो हमें क्लियर समझ में आ गया कि ये गोला है, इस गोले से हमने दो मिरर बनाए हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, और इस गोले के बीच में हमें एक पॉइंट मिल गया जो इसका है सेंटर। चलिए, अब हम ये जो लाइनें हैं इनको यहां से हटा देते हैं। तो कुछ ऐसी हमें एक रचना मिल गई है। ये जो सेंटर है, जो गोले का सेंटर है जिससे दोनों मिरर्स बने हुए हैं, इस सेंटर को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र। ये पहला टर्म है और इंपॉर्टेंट टर्म है स्फेरिकल मिरर के लिए। तो किसे कहेंगे हम वक्रता केंद्र? वक्रता केंद्र कहेंगे हम गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, ये इस खोखले गोले जो बॉल थी उसका भाग है ना ये गोली दर्पण। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र ही कहलाता है वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब देखिए इस डायग्राम से आपको एक चीज और ध्यान देनी है। हम अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, तो देखिए इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये बाहर की ओर को उभरी हुई है। अब यहां इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड को है? देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है ना, दिख रहा ना, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर की ओर को है, जबकि जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र है, वो कहां है? पीछे की ओर को। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो वक्रता केंद्र है, वो कहां होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे क्यों? जबकि अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की, अवतल दर्पण की, तो देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहां को है? परावर्तक जो तल है, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, उसके आगे को। तो दो बातें क्लियर हो गई हमारी यहां पर कि उत्तल दर्पण का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो परावर्तक तल के पीछे को है, जबकि अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे को है। चलिए यहां तक तो हम जान गए हैं। अब इस डायग्राम से कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक सर्कल है, दिख रहा है आपको सर्कल? अब एक प्रश्न है आपके लिए, बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। ये बताइए किसी भी सर्कल के या किसी भी वृत्त के परिधि, ये है ना इसकी परिधि, इस परिधि से केंद्र तक की दूरी, या हम कहें सरकमफ्रेंस से इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं? मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं इसकी परिधि से लेकर के इसके सेंटर तक। देखिए दिख रही ना ये येलो कलर से, तो इसे क्या कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इसे कहते हैं हम रेडियस, त्रिज्या, और इसे हम डिनोट करते हैं आर से। अब आपको याद है इस गोले से बने हैं स्फेरिकल मिरर्स, तो यहां एक हमें मिल गई त्रिज्या। अब ये त्रिज्या वास्तव में किसकी त्रिज्या है? हम कहेंगे कि ये गोले की त्रिज्या है। तो जो ये त्रिज्या मिली, इस त्रिज्या को या इस रेडियस को हम क्या नाम दे दें गोली दर्पण के लिए? एक दूसरा टर्म आ गया आपके सामने जिसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसे कहेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर? हम कह सकते हैं कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले के भाग हैं, देखिए इस गोले के भाग है ना गोली दर्पण, ये है हमारा उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। तो जिस खोखले गोले के भाग हैं गोली दर्पण, उसकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। चलिए अब थोड़ा हम उत्तल दर्पण के लिए और शब्दावलियों को जानते हैं। तो हमने दो शब्दावलियां जान दी, दो टर्म जान लिए। पहला हमने जाना था सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा जान लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं कुछ और क्या क्या शब्दावलियां और बन सकती हैं। तो ये वाला भाग जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर वाला भाग है, यहां तक तो आप लोग जान गए कि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है वक्रता केंद्र और आर है वक्रता त्रिज्या। अब आप देखिए ये जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रही है हमें, इस कॉन्वेक्स मिरर की, इस उत्तल दर्पण की जो परावर्तक सतह दिख रही है, इस सतह के बीचों बीच में इसका सेंटर, यानी कि इस परावर्तक सतह का सेंटर कहीं यहां पर है। देखिए इस जगह पर जहां पर अभी एक लाल डॉट, आपको रेड कलर का एक डॉट दिखाई दे रहा है, ये किसका सेंटर है? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है, इसको हम कहते हैं किसी भी मिरर का पोल। तो हम इस केस पर कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर का पोल। क्यों? क्योंकि ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है। इसे हम हिंदी में कहें तो हम कहते हैं इसे ध्रुव या पोल, और इसे डिनोट करेंगे आप, इसे लिखेंगे आप किससे? पी से। तो ध्रुव क्या हुआ? गोली दर्पण के, जो गोली दर्पण है उसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ध्रुव पी से लेकर के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है उसे क्या कहेंगे हम? वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं। यहां है पी से लेकर के सी तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी? कॉन्वेक्स मिरर के लिए वक्रता त्रिज्या। आप देख रहे होंगे ना पीछे की ओर को बन रहा है, जबकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सतह आगे को है। अब आपको पता चल गया होगा कि पीछे को क्यों बन रहा है। चलिए अब इस दर्पण के ये देखिए ये हिस्सा एक और है, एक यहां पर से जहां से स्टार्ट हो रहा है, मान लें कि यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर ये एंड है, इसका एंडिंग पॉइंट है। अच्छा ये दूरी किसके बराबर होगी? सोचिए ये दूरी किसके बराबर होगी? यहां से यहां तक की दूरी। अगर हम इसको नाम दे दें तो हम इनको नेम
दे दिया है m और n। हम कह सकते हैं जो ये दूरी है इस गोले के जिससे बने हैं उसके किसके बराबर, सोचिए, व्यास के बराबर। बहुत अच्छा सोचिए आपने, डायमीटर के बराबर है। ये दूरी किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर। और अगर हम इसमें इस उत्तल दर्पण की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर प्रकाश की किरणों को आपतित करेंगे तो वो प्रकाश की किरणें अधिकतम कहां तक आपतित होंगी, जहां तक ये दर्पण होगा। तो ये दर्पण कहां तक है, m से लेकर के n तक। ये जो दूरी है m से लेकर की n तक की, ये कहलाती है द्वारक या फिर एपर्चर। क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएगी ये दूरी, एपर्चर या फिर द्वारक। अब किसे कहेंगे हम द्वारक, तो द्वारक क्या है या एपर्चर क्या है, गोली दर्पण जो है ये स्फेरिकल मिरर है, इसके परावर्तक तल, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो व्यास है वो कहलाता है एपर्चर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर जो है, या हम कहें कि जो मिरर है वो, उस मिरर की साइज जो है, जितना बड़ा वो मिरर है वो भी उसको भी हम कह सकते हैं उसका द्वारक। यहां पर जिसे दिखाया गया है m n से। अब अगर हम बात करें अवतल दर्पण के लिए तो वहां भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। देखिए इसकी सतह, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो परावर्तक तल है वो अंदर की ओर को है, वक्रित दिख रहा है ना। तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो वक्रता, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो वक्रता त्रिज्या है या वक्रता केंद्र जो है वो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कहाँ होता है, हमेशा आगे है। देखिए ये दिख रहा है। और इस C से लेकर के इस P, अभी P क्या है आपको पता चल चुका है, अभी P क्या है, ध्रुव। इस C से लेकर के P तक की जो दूरी है ये है इसके लिए R, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दूसरी बात, ये M से लेकर के N तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी इसके लिए, एपर्चर या द्वारक। ठीक है, यहां तक हम समझ चुके। अब हम जानते हैं कि आपने क्या क्या सीखा। एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आपका। आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते भी रहेंगे और बताएंगे जो जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप उनके उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहला मैं आपको एक मिरर दिखा रहा हूं। सबसे फर्स्ट एक मिरर आपको दिखा रहा हूं मैं। इस मिरर का नाम आपने मुझे बताना है इसके डायग्राम को देख के। सोचिए क्या है इस मिरर का नाम। देखिए इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर को धंसी हुई है। गुड, आपने सही सोचा, ये है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। चलिए एक दूसरा पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है वो देखिए, ये है C। तो C क्या है बताइए, इसे क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर का। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, इसे कहते हैं हम वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक दूसरा और पॉइंट देखिए, दो पॉइंट हैं आपके सामने M और N। बताइए ये जो डायमीटर है ये क्या कहलाता है स्फेरिकल मिरर के लिए। ये जो व्यास है M से लेकर के N तक की जो दूरी है ये क्या कहलाती है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, द्वारक या फिर एपर्चर। अब एक पॉइंट और है, देखिए ये जो पॉइंट है बिल्कुल इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर में एक पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहलाता है सोचिए। हाँ, आपने सही उत्तर दिया, P यानी कि पोल या फिर ध्रुव, ये कहलाता है ध्रुव। अब एक लाइन देखिए मैं दे रहा हूं C से लेकर के P को मिलाने वाली एक लाइन, यानी कि इसके वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के इसके पोल तक की एक मैंने जो लाइन दे दी है, इस लाइन को क्या कहते हैं आप। गुड, आपने सही उत्तर दिया, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या। अब मेरे पास दो पॉइंट और हैं इस पर, देखिए x और y। अब मैंने क्या किया, एक लाइन को x से होते हुए C यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरते हुए P से गुजरते हुए y तक मिला दिया है। देख रही ना आपको एक लाइन x से y तक, जो कि किसको टच करते हुए जा रही है, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या को। तो इस लाइन का नाम क्या है। अब ये तो मैंने अभी आपको बताया नहीं। तो ये लाइन है ऐसी लाइन या ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होती हुई जाएगी, वो रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है मुख्य टर्मिनोलॉजी जो किसी भी स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले हमें समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये
आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अपर्चर क्या है, पोल क्या है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, अब तक आपने जो जाना, हम देखते हैं आपने क्या सीखा। तो हमने सीखा सी, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसे कहते हैं? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द hollow sphere of glass of which the mirror is a part। दूसरी बात हमने जानी आर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द hollow sphere of glass of which the mirror is a part। और क्या जाना हमने? हमने सीखा कि ध्रुव P या फिर पोल किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, उसका ध्रुव कहलाता है। ये ध्यान रहे, ध्रुव वो पॉइंट है जो वास्तव में किसी गोली दर्पण की सतह पर होगा। इससे पहले जाने हुए दोनों ही जो बिंदु थे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें या रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, ये दोनों ही भाग थे गोले के। जबकि ये जो ध्रुव पोल वाला जो भाग है ये वास्तव में परावर्तक सतह पर होगा, उसके सेंटर पर होगा। आगे हमने जो जाना द्वारक या फिर अपर्चर। अपर्चर क्या है? गोली दर्पण के परावर्तक तल का व्यास द्वारक कहलाता है। द अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायमीटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगली जो बात हमने जानी, इससे हमने जाना मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? गोली दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने अब तक ये सब कुछ जान लिया। चलिए, अब हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर पर जब हम प्रकाश की किरणें, जब लाइट रेज फॉल कराते हैं, तो उससे क्या हम कोई और नई शब्दावली अपने इस सेशन में जोड़ पाते हैं? क्या हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कोई और नया टर्म जोड़ पाते हैं? चलिए जानते हैं एक एनिमेशन के थ्रू। तो हमारे पास एक कॉन्केव मिरर दिख रहा है आपको, एक कॉन्केव मिरर है और एक है टॉर्च हमारे पास। इस टॉर्च से हम क्या कर रहे हैं? देखिए, ये क्या है बताइए? C और P से होती हुई एक जो लाइन जा रही है, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये है प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष। अब हम क्या कर रहे हैं? यहां से लाइट फॉल करा रहे हैं। देखिए, कुछ लाइट इस प्रकार से फॉल हो रही दिख रही है आपको। प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो किरणें क्या हो रही हैं बताइए? अभिसरित। गुड, कन्वर्ज हो रही हैं। क्या हो रही हैं? अभिसरित हो रही हैं, कन्वर्ज। एक बिंदु पर आने का प्रयास कर रही हैं और इस जगह पर वो एक बिंदु पर आकर के मिल जा रही हैं। तो ये बिंदु या ये पॉइंट कहलाता है हमारा एक F पॉइंट। F, या हम इसे कहते हैं फोकस या फिर मुख्य फोकस। हम इसे क्या कहेंगे? मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अगर हम मुख्य फोकस की बात करें तो ये एक नया टर्म और आ गया आपके लिए। अब कि क्या है प्रिंसिपल फोकस? देखिए, हम कह सकते हैं मुख्य फोकस क्या है? यदि किसी गोली दर्पण के, देखिए गोली दर्पण है ना, स्फेरिकल मिरर, और यहां हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यदि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तन हुआ था ना यहां पर को, परावर्तन के बाद क्या होता है? वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिल रही है, वो बिंदु कहलाता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो गया आपके लिए? हमने कहा कि किसके समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी वो बिंदु अवतल दर्पण का
प्रिंसिपल फोकस या फिर मुख्य फोकस कहलाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे, अभी तक तो आपने जाना था सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। अब इनके बीच में एक और पॉइंट आपको मिल गया है, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए, यहां फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस है, यहां से लेकर के इस पोल तक की कुछ दूरी होगी। तो इस दूरी को हम कहते हैं, इस फोकस के नाम के आधार पर ही, फोकल लेंथ या फिर इसकी फोकस दूरी। अब ये जहां पर फोकल लेंथ है इसकी, या इसकी जो फोकस दूरी है, ये वास्तव में अगर हम प्रैक्टिकली इसको समझें तो ये क्या है। अगर हम एक दर्पण पर कोई प्रकाश किरणें आपतित करें, तो जहां पर वो दर्पण परावर्तन के बाद सबसे छोटा पॉइंट बनाएगा, यानी कि जहां पर सारी प्रकाश की किरणों को एक साथ अभिसरित कर देगा, वो पॉइंट ही कहलाएगा उसका प्रिंसिपल फोकस। और जितनी दूरी पर वो करेगा, वो दूरी कहलाएगी, पोल से लेकर के वह दूरी कहलाएगी क्या, फोकल लेंथ। अब क्या इस फोकल लेंथ और ये हम जो कहें सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या कोई ऐसा संबंध है? तो इसके लिए हमें पहले से नापना पड़ेगा। चलिए एक स्केल की सहायता से नाप के देखते हैं। देखिए, यह है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। देखिए, सी से लेकर के इस जहां पर को हमारा था क्या, फोकस, यहां तक की दूरी आपको दिख रही है कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है हमें। और फिर आप आगे देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो गई, फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आया आपके कि क्या है? देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कुछ संबंध तो है। हम बात करें अगर प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी, तो यह है 6 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें पोल से लेकर के कहां तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, तो वह है 12 सेंटीमीटर। तो क्या नियम निकला इससे? इससे एक नियम निकल गया। वो नियम क्या है कि फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी कि सी की हमेशा क्या होगी, आधी होगी। हम कह सकते हैं फोकस दूरी एफ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2। क्या अर्थ होगा इसका, थोड़ा समझिए। देखिए, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की कितनी होगी, आधी होगी। यहां पर वक्रता त्रिज्या कितनी है, देखिए कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए इस फॉर्मूले के अनुसार, 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर। या हम उल्टा करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि एक कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर, तो बच्चों बताओ उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तब आप क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, f इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि दुगनी हो जाएगी। अगर अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आगे समझ में? हम अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि फोकस दूरी, फोकस जो दूरी है, जो फोकल लेंथ है, वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। चलिए अब हम देखते हैं क्या उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो ये है हमारे सामने कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर कैसे पहचाना हमने कॉन्वेक्स मिरर है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर को उभरी हुई है। देख रही है ना हमें, कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर को उभरी हुई आपको दिख रही होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर को उभरी हुई है। अब हम इसके मुख्य जो हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं अभी तक, उनको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है इसका, देखिए पी पोल ध्रुव, और ये क्या है इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता ना हमने यहां इस साइड को क्यों दिखाया है, याद करिए, क्योंकि ये एक गोले से बना हुआ है, एक हॉलो स्फीयर से बना हुआ है, एक खोखले गोले से बना हुआ भाग है, जिसके अंदर की ओर को हमने पॉलिश करके इसकी बाहर की ओर को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दी है। तो इसका जो केंद्र है वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है। अब क्या होगा अगर हम इस पर प्रकाश की किरणें आपतित करेंगे? तो देखिए, मैं प्रकाश की किरणों को जब आपतित कर रहा हूं तो आपने पढ़ा है कि उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, अपनी ओर को आने वाली प्रकाश की किरणों को, आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद डाइवर्ज कर देता है, यानी कि वो फैला देता है। अब इसने फैला दिया, देखिए आपको फैलते हुए दिख रही है ना, तो इसका फोकस कहां होगा, इसका प्रिंसिपल फोकस कहां पर होगा? अब
अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, देखिए जो किरणें आगे को फैल रही थी ना, उनको मैंने पीछे को मिला दिया, तो ये कहीं जा करके मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये वास्तव में हमें कहीं मिलेंगी नहीं, हमें केवल आभास हो रहा है इनका कि ये मिलती हैं पीछे जा करके कहीं पर। जैसे हमने अभी देखा था अवतल दर्पण, तो वास्तविक रूप से वो आगे कहीं मिल रही थी, लेकिन उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में, हमें ये आभास होता है कि पीछे कहीं से मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये मुख्य अक्ष के पर कहीं पर वास्तविक रूप से तो नहीं, लेकिन हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसा बिंदु जहां पर परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण का क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इससे हमें क्या क्या पता चला कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो फोकस है वो आभासी है, हमें वास्तव में यहां पर है नहीं, वो किरणें मिल नहीं रही हैं, हमें केवल और केवल इसका आभास होता है। चलिए एक प्रैक्टिकल के द्वारा अब हम ये जानते हैं कि कॉन्केव मिरर पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो उसके ये जो टर्म्स थे उनको हम कैसे समझें। तो हम एक डार्क रूम में चलते हैं। ये हमारा वो डार्क रूम है जहां हम एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। हमारे पास इस डार्क रूम में एक मिरर है जो एक स्टैंड में लगा हुआ है, और ये मिरर है, कौन सा मिरर है बताइए, हमने किस मिरर पर बात कर रहे हैं हम अभी? कॉन्केव मिरर। ये है एक अवतल दर्पण। और एक देखिए मेरे पास है कैंडल, इस डार्क रूम में एक हमने कैंडल जलाई हुई है, और एक है वो पर्दा जिस पर हम प्रकाश की किरणें जब इस कैंडल से आएंगी, आपतित होंगी, तो रिफ्लेक्ट होकर के जहां वो आएंगी, हमने उसके रिफ्लेक्शन को देखने के लिए उसके बीच में हमने एक लगा दिया है एक पर्दा। इस पर्दे पर, या हम इसको स्क्रीन कहें, इस स्क्रीन पर क्या होगा, लाइट की किरणें जो इस कैंडल से आएंगी, कहाँ आपतित होंगी? अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण के बाद परावर्तित होने के बाद वो कुछ इस प्रकार से जब क्या होंगी, अभिसरित होंगी, तो हम देखेंगे वो कहां पर को अभिसरित हो रही हैं। उनको जानने के लिए हमने एक रखा है हमारे पास क्या है, एक स्क्रीन या फिर एक पर्दा है, और एक है हमारे पास स्केल। अब देखिए स्केल को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो इसका स्क्रीन है यानी कि जो पर्दा है, ये कहां पर को रखा हुआ है? देखिए 6 सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर पे यहाँ पे को हमने ये अभी एडजस्ट किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं इसकी जब प्रकाश की किरणें, इस कैंडल से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो क्या करती हैं। देखिए ये आ रही हैं प्रकाश की किरणें, आपतित हुई और परावर्तित होने के बाद इस पर टकराई कहीं, तो यहां पर को हमें दिखा एक कैंडल का प्रतिबिंब। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें अभिसरित होना तो स्टार्ट हो गई हैं, प्रकाश की किरणें यहां पर को हमें अभिसरित होना तो दिख रही हैं, यानी कि कन्वर्ज होती हुई तो दिखाई दे रही, लेकिन पूर्णतः कन्वर्ज नहीं हुई हैं अभी भी। देखिए ये आपस में बिल्कुल अभी मिली नहीं है, अगर सिंपल सी भाषा में हम कहें तो ये आपस में दोनों किरणें मिली नहीं है, अभी भी कुछ दूरी पर हैं, इसलिए इस कैंडल का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अभी थोड़ा बड़ा बन रहा है। जबकि हमने जाना था कि फोकस दूरी वो दूरी होगी जहां पर सूक्ष्मतम, एकदम स्मॉलेस्ट प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण का। अब हम स्क्रीन को थोड़ा आगे खिसकाते हैं 8 सेंटीमीटर पर। अभी हमने स्क्रीन को रख दिया है, हमने जो अपना पर्दा है उसको कहां पर रखा है? 8 सेंटीमीटर पर। देखा ना, पहले हमने 6 सेंटीमीटर पर रखा था, तो वहां पर किरणें अभिसरित तो हो रही थी लेकिन उतना नहीं हो रही थी। हमें कैसे पता चला था? क्योंकि जो कैंडल है उसका जो प्रतिबिंब उसकी वो थोड़ा बड़ा बनना था, जबकि हमने जाना है कि जहां पर फोकस होगा, मुख्य फोकस होगा, वहां पर प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा और किरणें सबकी सब कन्वर्ज हो जाएंगी। अब देखते हैं अब क्या होता है। देखिए प्रकाश, ये यहां से प्रकाश की किरणें आपतित हुई और यहां परावर्तित होने के बाद बहुत छोटा सा एक प्रतिबिंब यहां पर दिखेगा, आपको दिख रहा है। और यहां देखिए ये किरणें जो आ रही थी पूर्ण रूप से अभिसरित हो गई हैं, कन्वर्ज हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं इस अवतल दर्पण के लिए इसका जो फोकल लेंथ है वो कितनी सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर ये 8 सेंटीमीटर इसकी क्या निकल गई, अब फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए इस दर्पण का वक्रता केंद्र कितना होगा, कितने सेंटीमीटर पर होगा? सोचिए।
गुड, सही सोचा आपने, सही बताया। वो होगा कितना सेंटीमीटर पर? 16 सेंटीमीटर पर। कितना? 16। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी का दुगना होगा वक्रता केंद्र, या हम उल्टा कहें तो हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र का आधा होता है फोकस दूरी। तो हमने आज की क्लास में अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा एफ, जो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर क्या है। हमने जाना कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यहां ध्यान रहे ये किरणें वास्तव में मिलती हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट on its principal axis to which all the light rays which are parallel to the axis converge after reflection। और वहीं अगर हम बात करें उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए यहां पर हमें क्या होती है? प्रतीत होती हैं, जबकि यहां पर वास्तव में मिलती हैं। तो यहां पर हमें आभास हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसके बाद हमने जो अभी और सीखा वो सीखा फोकस दूरी, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ क्या है? गोली दर्पण के फोकस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस से ध्रुव पोल तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और अगर हम बात करें कि गोली दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में एक संबंध भी आज हमने देखा था ना, तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? गोली दर्पण की जो फोकस दूरी है एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम कह सकते हैं जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। F इज इक्वल टू R/2। तो हमने आज ये सब कुछ पढ़ा। चलिए एक न्यूमेरिकल से और क्लियर होते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आते ही हैं इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि फोकल लेंथ क्या है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें क्या करना है? हमें जो वैल्यूज दी हैं उनको उतार लेना है। तो हमें क्या दिया गया है? R दिया गया है कितना? 30 सेंटीमीटर। इसके बाद जो हमें निकालना है वो क्या फाइंड आउट करना है हमें? फोकल लेंथ। अब क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मूला कि F इज इक्वल्स टू R/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे, बताइए कितना आएगा इसका आंसर। हम क्या करेंगे, इसको 30/2 हो गया। आपने इसका आंसर निकाल लिया? हाँ, कितना आया आपका आंसर? इसका आ जाएगी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए, तो आज के होमवर्क के लिए आपके कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। आपने क्या सीखा? पहला जो क्वेश्चन है आज के लिए, उस गोली दर्पण का नाम लिखिए जिसका वक्रता केंद्र C परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे होता है। दूसरा प्रश्न है, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या अर्थ है। तीसरा जो प्रश्न है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी F 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या R ज्ञात कीजिए। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो है, अवतल दर्पण के चित्र की सहायता से वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या R, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस तथा मुख्य फोकस को समझाइए। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।